हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारे इंडियन एक्सप्रेस का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मखाना नोमिक्स के ऊपर आया है। ठीक है, काफी यूनिक कंसेप्ट है, काफी नया टॉपिक है इवन हमारे सिलेबस के लिए भी, और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम सबसे पहले बात करें कि ये जो टर्म है ये न्यूज में क्यों आई है, अभी रिसेंटली जब 2025-26 का यूनियन बजट पास हुआ था, तब उसके अंडर मखाना बोर्ड बनाने की बात करी गई थी, खास करके बिहार में 100 करोड़ की लागत के साथ। ठीक है, कौन से एज ए एग्रीकल्चर एज अ फर्स्ट इंजन जब बजट को इंट्रोड्यूस करा गया था तो अलग अलग थीम्स बनाई गई थी। एग्रीकल्चर के अंडर मखाना बोर्ड इन बिहार की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है 100 करोड़ रुपए खर्च करके। ठीक है, जो कि इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी को आगे लेके जाएगा। और रिसेंटली ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारा मखाना बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशनरी स्टेप बताया है। इस वजह से हमारे सिलेबस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम सबसे पहले इस टर्म को समझे कि मखाना नोमिक्स होता क्या है, ये न्यू सी टर्म्स कहाँ से आई है, क्या मतलब है इसका। मखाना नोमिक्स मतलब ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि मखाना के साथ लिंक्ड है। मखाना मतलब जो हमारा जो सुपर फूड है ना, जिसको हम सुपर फूड बोलते हैं, फॉक्सनट बोलते हैं जिसको, उसके साथ लिंक्ड है। उसमें क्या क्या आएगा, उसकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जैसे मखाना की प्रोडक्शन हुई, मखाना की प्रोसेसिंग हुई, उसकी वैल्यू एडिशन हुई और उसकी मार्केटिंग हुई, ये जितने भी चार पांच इंटरलिंकेज सेक्टर है, इसको हम किस में काउंट करते हैं, मखाना नोमिक्स। ये पूरी टर्म का आपको मैं मीनिंग यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक रिसर्च एस्टिमेट के मुताबिक जो मखाना की अभी जो करंट मार्केट है इंडिया में, इट इज अराउंड $8 बिलियन। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद जो अगर हम टोटल कल्टीवेशन की बात करें मखाना की इंडिया में, खास करके ऑलमोस्ट 35,000 हेक्टेयर के आसपास मखाना की कल्टीवेशन करी जाती है। और इसका जो मैक्सिमम एरिया है जो कि लगभग 15,000 हेक्टेयर के आसपास का है, वो सारा का सारा बिहार में पाया जाता है। इस वजह से हमारे सिलेबस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, मखानानोमिक्स मैंने आपको टर्म बताई। मखाना से रिलेटेड कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे उसकी प्रोडक्शन हुई, चाहे उसकी प्रोसेसिंग हुई, चाहे उसकी वैल्यू एडिशन या उसकी मार्केटिंग, सारी मखानानोमिक्स में काउंट होती है। ठीक है, अगर हम देखें एक बार हमारी नॉलेज के लिए, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कि मखाना होता क्या है। मखाना को हम फोक्सनट बोलते हैं। ठीक है, ये एक एक्वेटिक फ्लावरिंग क्रॉप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक पानी में उगने वाला फ्लावरिंग क्रॉप है जिसका बोटेनिकल नेम यूरेल फेरोक्स है, जिसको हम प्रिकल वाटर लिली भी बोलते हैं। आपने कई बार साइंस में इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये वही फोक्सनट है। ठीक है, ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का प्लांट माना जाता है। ये इमेज के लिए आपको प्रोवाइड करा है, ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होता है मखाना क्या होता है, बट स्टिल आपकी एक विजुअल मेमोरी के लिए, रेफरेंस के लिए हम इस मखाना की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक डायमंड, क्योंकि जो उसका आउटर स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा डार्क होता है जब ये ग्रो करा जाता है। मखाना को अभी हम एज अ सुपर फूड रिकॉग्नाइज करते हैं। सुपर फूड का मतलब ये है कि इसमें बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू इसमें छुपी हुई है। अगर मखाना की हम क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें, कैसी कैसी कंडीशंस में ग्रो होता है या कैसे ग्रो करा जा सकता है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक हमको चाहिए। इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 50 to 90% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। जो एनुअल रेनफॉल है वो 100 से 250 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए। और जो सोइल है वो स्मूथ लोमी सोइल होनी चाहिए ताकि पानी अंदर तक रिस सके। ठीक है, ये था मखाना के बारे में। इसको हम फोक्सनट बोलते हैं। एक्वेटिक फ्लावरिंग क्रॉप है जिसको हम प्रिकली वाटर लिली लिली भी बोला जाता है। ठीक है, और ब्लैक डायमंड भी इसको बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारा सिलेबस का जो रेलेवेंट पार्ट है, कि जो हम मखाना बोर्ड सेटअप करने की बात करी गई है हमारे बजट के अंदर, और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके बारे में जिक्र करा है, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी है कि बिहार में मखाना बोर्ड क्यों स्टेब्लिश करा जाए। सबसे पहले तो लो प्रोडक्टिविटी, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, और जो यूज टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड तरीके से करा जा रहा है, जिसकी वजह से जो यील्ड है, जो आउटपुट है, वो बहुत ज्यादा लो आ रही है। और उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा पुअर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। उसके बाद इनएडिक्वेट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अगर ग्रो कर पा रहे हैं तो हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कोई भी मॉडर्न स्टोरेज नहीं है, ग्रेडिंग का प्रोसेस नहीं है हमारे पास, प्रोसेसिंग यूनिट्स में कमी है, जिसकी वजह से जब उगाने के बाद ज्यादा लॉस होता है और जो उसकी वैल्यूएशन है उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। फिर एक्सपोर्ट बैरियर्स, जो बेसिकली अगर आपको मखाना को बाहर एक्सपोर्ट करना है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिंजेंट है, जो उसके सर्टिफिकेशन में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। अगर आप एक्सपोर्ट कर भी रहे हो तो जो लॉजिस्टिक्स है उसमें बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से फार्मर्स की जो ग्लोबल मार्केट एक्सेस है उसमें यहाँ पे फुल स्टॉप देखने को मिलता है। उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर्ड सप्लाई चेन का तरीका नहीं है या कोई भी ऐसा फार्मर कोऑपरेटिव
ऐसी चीजें नहीं है जो इसको स्ट्रीमलाइन कर सके। इवन उल्टा क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो फार्मर कोऑपरेटिव्स एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो फेयर प्राइसिंग का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर नुकसान हो रहा है। कोई मार्केट अलग चार्ज कर रही है, कोई मार्केट अलग चार्ज कर रही है। इस वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट लिंकेज में प्रॉब्लम आ रही है। फिर लिमिटेड फार्मर अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोगों के पास जो उगा रहे हैं, जो फार्मर जिसको उगा रहे हैं, उनके पास न्यू मॉडर्न टेक्निक्स की कोई भी ज्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में ज्यादा उनको पता नहीं है, और जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं उनको उसके बारे में भी पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बिक रहा है और कहाँ पे बेचा जा सकता है ना? जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी की एनहांसमेंट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद हाई इनपुट और लेबर कॉस्ट, इसको प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है और जो लेबर कॉस्ट है वो भी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा लेबर इंटेंसिव है। मतलब हाथ की जो मजदूरी अभी भी ज्यादा इंटेंसिव ज्यादा इसमें मैटर करती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। चाहे जितनी मर्जी मार्केट डिमांड बढ़ी हो, बट प्रॉफिट फिर भी अगर कम हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये मैंने आपको यहाँ पे एक और इमेज प्रोवाइड करी है, एक ओवरव्यू देने के लिए। मखाना, इसके हेल्थ बेनिफिट्स, इसके क्लाइमेट कंडीशंस, ये आपको ब्रीफ करने के लिए बताया गया है। क्लाइमेट कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। हेल्थ बेनिफिट्स कैसे हैं, डाइजेशन के लिए अच्छा है, शुगर को कंट्रोल करता है, बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, हेयर की ग्रेइंग ग्रेइंग को रोकता है, और जो शरीर का कार्डियक फंक्शन है, जो हमारे हार्ट का फंक्शन है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इस वजह से इसको सुपर फूड बोला जाता है। ठीक है, ये हमने बात करी कि क्या जरूरत थी कि हमारे मखाना बोर्ड को सेटअप करा जाए। और अगर हम देखें कि कौन से बेनिफिट्स हैं, क्या क्या तरीके से अगर मखाना बोर्ड हम सेटअप कर रहे हैं और सेटअप हुआ है, तो उससे क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ मखाना इंडस्ट्री नेशन वाइड। जो मखाना की इंडस्ट्री है, इसको नेशन वाइड स्प्रेड करने में हेल्प करी जा सकती है। ठीक है, और बिहार को एक सेंट्रल हब के तौर पे प्रोडक्शन के लिए और इनोवेशन के लिए यहाँ पे सेंटर हब बनाया जा सकता है। उसके बाद प्रोडक्शन और मार्केटिंग में यहाँ पे बूस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, एनकरेज करा जाता है कि जो लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन करी जाए, ताकि एक एफिशिएंट मार्केटिंग नेटवर्क क्रिएट हो, लोगों की आपस में नेटवर्किंग बने। अगर एक फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो दूसरे फार्मर को सप्लाई करके बाहर से चीजें भेज सके, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इंक्रीज है, और जो रीच है उसमें इंक्रीज देखने को मिले। उसके बाद फार्मर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो फार्मर्स की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर हम यहाँ पे मखाना बोर्ड सेटअप करते हैं। क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे लोगों को, फार्मर्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस को इंप्रूव कर सके, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, और प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस कर सके। उसके बाद ग्लोबल प्रमोशन ऑफ मखाना प्रोडक्ट्स। अगर हम मखाना बोर्ड बनाएंगे तो मखाना बोर्ड बनाने की वजह से जो ब्रांडिंग है उसको सपोर्ट मिलेगी, जो एक्सपोर्ट के इनिशिएटिव्स है उसको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो इंडिया का जो मखाना है वो बाहर के इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। अगर हम मखाना बोर्ड सेटअप कर रहे हैं तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो रूरल यूथ है, जो गांव में रहने वाला युवा है, उसको स्किल ट्रेनिंग का यहाँ पे मौका मिलेगा। नया लाइवलीहुड क्रिएट होगा, न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एम्प्लॉयबिलिटी का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद राइजिंग डिमांड एंड पब्लिक एक्सेस। जैसे जैसे मखाना बोर्ड अगर सेटअप होएगा तो उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली लोगों के बीच में डिमांड बढ़ेगी और लोगों के बीच में पब्लिक एक्सेस इंक्रीज होगा। इससे इवेंचुअली होगा कि अगर डिमांड है तो सप्लाई चेन भी और स्ट्रेंथन होगी, और अवेयरनेस कैंपेन्स के साथ साथ जो मखाना के प्रोडक्ट्स हैं वो हर कंज्यूमर को इजिली अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक और इमेज प्रोवाइड करी है जो कि मखाना के बेनिफिट्स को यहाँ पे बताता है। न्यूट्रिशन वैल्यूज, प्रोटीन में हाई है, विटामिन है, मिनरल्स है। फिर अगर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो हमारे फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज, इसको स्टार्च के तरीके में यूज करा जाता है जब हाई क्वालिटी फैब्रिक्स की प्रोडक्शन होती है। फिर हेल्थ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है और जो वेलनेस एड है उसमें उसको यूज करा जाता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, हमारे इकोसिस्टम है जो वेटलैंड इकोसिस्टम उसको सपोर्ट करता है, और बाकी लाइफ स्टॉक प्रैक्टिसेस को भी एनहांस करता है। अगर हम बात करें कि अगर हमने मखाना बोर्ड बना भी दिया, बट अगर मखाना की कल्टीवेशन में कुछ चैलेंजेस है, जो कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो उसकी बीच में हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द मखाना कल्टीवेशन। सबसे पहले लो प्रोडक्टिविटी। जो मखाना है अगर उसको बना भी रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा लो है। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो लोअर यील्ड लेके आ रही हैं, और जो फार्मर्स है वो मुश्किल से 1.7 है 1.9 टन के आसपास हेक्टेयर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सिर्फ इतना ही उगा पा रहे हैं। बट इसका जो पोटेंशियल है वो 3 साढ़े 3 पर हेक्टेयर के आसपास माना जाता है अगर हम मॉडर्न टेक्निक को यूज करते हैं।
उसके बाद लैक ऑफ प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास एडिक्वेट प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। रो मखाना को ऑलरेडी बहुत कम प्राइसेस पे सोल्ड करा जाता है कंपनीज को बिहार में जाके, बट वो जो रो मखाना है बिहार से जब बाहर निकलता है, अगर वो 100 रुपए में बिका है रो प्रोडक्ट में, वो 400 500 रुपए में बाहर की मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाके बेचा जा रहा है। फिर एक्सपोर्ट बैरियर्स, जो ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। फूड सेफ्टी और हाइजीन सर्टिफिकेशन लाने में प्रॉब्लम हो रही है। और बिहार का जो मखाना की इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो गया, तो वो मुश्किल से सिर्फ 2% रह गया। फिर मार्केट की इनएफिशिएंसी ज्यादा है, ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम यहाँ पे है नहीं, फार्मर्स के बीच में अवेयरनेस नहीं है। और बाकी अगर हम पॉइंट्स की बात करें, जैसे प्रॉपर वीड मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि ये वाटर बॉडी है, वाटर प्लांट में ये एक्वेटिक प्लांट माना जाता है, तो वीड मैनेजमेंट में यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बेटर क्वालिटी इक्विपमेंट चाहिए, एक्सेसरी चाहिए इसको बूस्ट करने के लिए। और अगर एक बार आपने इसको प्रोड्यूस कर लिया, तो अच्छी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में इसको स्टोर करा जा सके बिना इसको खराब करें। ठीक है, ये हमने कुछ देखा कि मखाना कल्टीवेशन में कौन से चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली कुछ इनिशिएटिव पॉइंटर्स की बात करें कि मखाना की कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए और मखाना बोर्ड के सेटअप के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, सबसे पहले तो जो हमने बात करी है, जो हमारा नेशनल मखाना बोर्ड है बिहार में बनाया जा रहा है 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। सबसे पहले पॉइंट तो वही हो जाता है ना। दूसरा, उसके बाद नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, जो कि बिहार दरभंगा में बनाया गया था 2001 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग इम्पीटस, स्ट्रॉन्ग इनपुट प्रोवाइड करता है, ताकि जो मखाना की जो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है उसको बूस्ट मिल सके। फिर जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है, मखाना को रिकॉग्नाइज करा जाता है इस डिस्ट्रिक्ट के अंडर। दरभंगा और मुजफ्फरनगर, हम मुजफ्फरपुर अगर बिहार के डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो यहाँ पे इसको एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की तरह पे यूज करा जाता है। फिर 2022 में मिथिला मखाना को एक जीआई टैग मिला गया था। मिथिला मखाना एक बिहार का फेमस मखाना है, ठीक है। जो मिथिलांचल रीजन है बिहार का, वहां पे एक मखाना प्रोड्यूस होता है, वहां पे इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था 2022 में, जो कि ये बताता है कि इस स्पेशल एरिया का ये स्पेशल प्रोडक्ट काउंट करा जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक और इमेज प्रोवाइड करी है, जो कि बता रहा है कि बिहार में यहाँ पे कौन सी चीजें हैं। ठीक है, ये साबुर मखाना, ये स्वर्ण वैदही, ये सारे अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम ग्रोइंग रीजन्स की बात करें ओवरऑल, तो ये एक साउथ ईस्ट एशिया और चाइना का नेटिव है, ये बाहर और ज्यादा जगह में नहीं पाया जाता। जो इंडिया इंडिया का शेयर है ग्लोबल फोक्सनट की डिमांड में, वो ऑलमोस्ट 80% है। ठीक है, और बिहार का जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 90% है, जो पूरी डिमांड को फुलफिल करता है। अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू और उड़ीसा, यहाँ पे भी करा जाता है, बट ये सारी स्टेट टोटल 10% ही कंट्रीब्यूट करती हैं। बट जो बिहार है वो ऑलमोस्ट 90% कंट्रीब्यूट करता है। इस वजह से हमको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन की बात करें कि जो हमारी मखाना नॉमिक्स टर्म है, मखाना बोर्ड सेटअप करा जा रहा है, उसके रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, मखाना में क्या प्रॉब्लम है, हम उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मखाना बोर्ड की जो स्टेब्लिशमेंट है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, एक बहुत अच्छा स्टेप है, एक प्रमोशन के लिए, रिसर्च के लिए और कमर्शियलाइजेशन करने के लिए, ताकि जो मखाना की कल्टीवेशन है इंडिया में इंक्रीज कराई जा सके, और जो बिहार है वो सेंट्रल हब के तौर पे इमर्ज हो सके। जैसे भी इमर्जिंग चैलेंजेस है, जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग इनएफिशिएंसी हुई, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हुए, उसके बाद जो ग्लोबल रीच है वो बहुत ज्यादा कम है, बोर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मखाना को एक ग्लोबली कॉम्पिटेटिव सुपरफूड बनाने के लिए। ठीक है, कुछ जो सस्टेनेबल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं कि जो लंबे टाइम तक सही तरीके से चलें, हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और इकोनॉमी बूस्ट हो, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ अगर हम उसको कपल करा जाए, तो ये सिर्फ हमारी जो रूरल लाइवलीहुड है, जो गांव में बैठी हुई जो एम्प्लॉयमेंट है वही इंक्रीज नहीं होगी, बट जो मखाना है उसको इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेक्टर है उसका उसको की प्लेयर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, ये हमने बात करी कि मखाना बोर्ड, मखाना नोमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मखाना नोमिक्स टर्म आई कहाँ से है, क्यों अभी न्यूज में चल रही है, मखाना होता क्या है, कितना पैसा एलोकेट करा गया है, कौन सी कंडीशंस है, मखाना बोर्ड क्यों सेटअप करना चाहिए, क्या बेनिफिट होगा अगर उसको हमने सेटअप करा। फिर हमने देखा कि अगर मखाना की कल्टीवेशन इंक्रीज होएगी भी, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, और गवर्नमेंट ने लास्ट में कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि मखाना की कल्टीवेशन को बूस्ट करा जा सके, और जो टर्म है मखाना नोमिक्स उसको जस्टिफाई करा जा सके। ऑलराइट, this was all about our topic. I hope you got my point. Thank you so much.